Hello, good morning to dear all viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और हमारे करंट अफेयर के ऊपर बात करने का टाइम भी आ चुका है। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को कल करंट अफेयर पर बात नहीं कर पाई थी। देखिए, आज है डेट 23 जैन। तो 23 जैन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी करंट अफेयर है उसका एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल की जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग आईज पॉइंट को फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, आपकी सफलता में काफ़ी वर्क करेगा। अगर ये सब आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपको फ्री कॉस्ट मटेरियल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आईज पॉइंट की टीम की तरफ से हैंड मेकिंग नोट्स, डेली का करेंट, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आईज पॉइंट की टीम के द्वारा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग देखिए बाहर जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये किया है और आप लोग आईज पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और हमें इन चीज़ों पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट न्यूज़ हमें बताती है कि अक्सर में 276 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल हुई है सूर्या की फिल्म जय भीम। ठीक है, तो देखिए सूर्य की जो फिल्म है जय भीम उन 276 फिल्मों में शामिल है जिन्हें 94 अकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। जो मोहनलाल हैं, मोहनलाल की लाइन में ऑफ द अरेबियन सी भी इसमें शामिल है। नामांकन के लिए मतदान 27 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि अकेडमी पुरस्कार 27 मार्च को होंगे। सो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो सूर्य फिल्म है जय भीम, सूर्य की जो फिल्म है जय भीम, वो आपका 276 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल हुई है। ठीक है, एक बात यहाँ पे आप ये ध्यान रख लेना। सेकेंड ये कि जो अकेडमी पुरस्कार है वो 27 मार्च से होंगे, 27 मार्च को वो होंगे। और आप यहाँ पे 1-2 लाइन और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी उसे हम, जो आप लाइन को छोड़ देंगे ना, उसमें हम लोग दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेंगे कि अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में मिलाया क्यों गया था। देखिए ये न्यूज़ आपको जानी पहचानी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि कल ज्योति मैम ने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, न्यूज़ के बारे में। सो इसकी नेक्स्ट अपडेट यही आई है कि अमर ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में क्यों मिलाया गया था। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के शहीदों में श्रद्धांजलि के लिए जलाई गई जो अमर जवान ज्योति थी वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में मिला दिया गया था। इसके पीछे का कारण बताते हुए बीजेपी ने पात्रा में लिखा है कि स्मारक के शहीदों को श्रद्धांजलि देना सही है, क्योंकि उस पर 1971 समझ सभी युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम हैं। सो इसमें इसलिए ही मिलाया गया था, जो हमारे शहीद हुए थे शहीदों के लिए ये नाम थी। और ये काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी चल भी रही है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी नोट कर लेना। कल आपने न्यूज़ नोट की होगी, उसके नीचे जो लाइन स्किप की थी उसी के नीचे आप इस न्यूज़ को भी नोट कर लेना कि क्यों लाया गया था। यहाँ पे आप कुछ चीज़ नोट कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 की शहीदों में इसको श्रद्धांजलि के लिए जलाई गई अमर जवान ज्योति को इसमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में मिलाया गया था। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कि क्या है वन चिप चैलेंज, जिसके कारण अमेरिका के 3 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आपको पता है कि चिप्स कंपनी द्वारा क्या हुआ है कि जो टाटा की चिप्स कंपनी है वहाँ पे वन चिप्स चैलेंज नामक एक वायरल चैलेंज के हिस्से लेने के बाद अमेरिका के 3 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चैलेंज में एक चिप खाना होता है और जिसे कंपनी की दुनिया सबसे तीखी मिर्च कहे जाने की वाली क्लोरीना रीपर के नाम से इस्तेमाल से इसको बनाया गया है। चैलेंज में पानी नहीं पीना होता। तो इसमें यही है कि जो चैलेंज है उसमें चिप्स खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और जो कंपनी द्वारा चिप्स बनाया गया है वो कैरोलिना रीपर के इस्तेमाल से बनाया गया है। उसको दुनिया में सबसे तीखी मिर्च कहे जाने वाली जो कैरोलिना रीपर है उसके द्वारा इसको इस्तेमाल करके उसका बनाया गया है। उसकी वजह से आज 3 बच्चे अमेरिका के हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
सो आपके लिए जानना ज़रूरी था कि वन चिप चैलेंज है क्या, तो जो मैंने आज आपको बता दिया है वह आप यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये है क्या, किसी कंपनी ने कौन सी कंपनी का नाम ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जिसे मतलब दुनिया में सबसे तीखी मिर्च कही जाने वाली जो कॉरिएंडर रीपर है उसके द्वारा इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आप इसको ये न्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और जान लेते हैं भारत की पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में हुआ निधन। देखिए, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक की लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब जो स्ट्राइकर रहे हैं भौमिक पूर्वी बंगाल और मोहन बागान के लिए खेले गए और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी इन्होंने काफ़ी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर ईस्ट बंगाल, मोहन बंगाल और स्पोर्टिंग है, चर्लिस है, तो बहुत सारे इसमें इन्होंने अपना कोच भी ये रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोच किस में रहे, सलगांवकर है, चर्चिल है, तो बहुत सारी इसमें ये कोच भी रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि कितनी वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था, तो 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। काफ़ी दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है और हम सब मिलके प्रे करते हैं कि इनके परिवार को ये सब दुख झेलने के लिए शक्ति प्रदान करें भगवान जी। सो देखिए, काफ़ी न्यूज़ है तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए जान लेते हैं कि दर्शकों के बिना मुंबई में हो सकता है IPL 2022 रिपोर्ट्स। इसमें क्या हुआ है कि IPL 2022 के मुंबई में दर्शकों के बिना आयोजित होने की संभावना है और AANI के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि IPL 2022 संभावित स्थानों में मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और TY पटेल स्टेडियम है। जरूरत पड़ने पर पुणे में भी ये हो सकता है। IPL मेगा सॉरी, एक्चुअली खांसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो IPL मेगा है कि खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी के बाद बंद होगा और 20 जनवरी निकल चुका है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो 20 जन के बंद हुआ। आप यहाँ पे याद रखना इसको भी। देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि KL राहुल बने IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। नई टीम लखनऊ ने 17 करोड़ में खरीदा। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि IPL के जो आगामी सीजन में 2 टीमें अहमदाबाद और लखनऊ में शामिल हुई, जिन्होंने मेगा एक्शन के तहत धीरे खिलाड़ियों के नाम का अपना आधिकारिक ऐलान किया। अहमदाबाद ने ऑस्ट्रेलियाई और जो भी अराउंडेड मार्क्स थे, स्टोइनिस हैं आपका 9.2 करोड़ और भारतीय स्पिनर रवि वेजोई को 4 करोड़ में खरीदा। और जो KL राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में टीम के साथ जोड़ा। इसके साथ ही KL राहुल IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। देखिए, महंगे खिलाड़ी का मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। देखिए, यहाँ जैसे आपको बताया गया कि जैसे कि आगामी सीजन में 2 टीमें अहमदाबाद, ठीक है, जिन्होंने जो मेगा खिलाड़ी थी, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि स्टोइनिस में आपको कितने करोड़ में खरीदा गया था, 9.2, और जो रवि को खरीदा गया था 4 करोड़ में। और जो आपके राहुल हैं, राहुल को 17 करोड़ की टीम के साथ जोड़ा गया था, 17 करोड़ में टीम के साथ। ठीक है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, राहुल। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये बताया गया, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको इसलिए तो बताया गया कि राहुल बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। सो इस तरीके से यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि देश में ATS की स्थापना करने वाले पूर्व IPS आफ्ताब अहमद खान का हुआ निधन। देखिए, ये न्यूज़ आपको बताती है कि देश में पहली बार आतंक निरोधी दस्ता की स्थापना करने वाले पूर्व IPS आफ्ताब अहमद का जो हाल ही में निधन हो गया है। शुक्रवार 81 साल 81 ईयर्स के वो थे
और 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अगर आपको बताया जाए तो ये 1963 बैच के ऑफिसर अहमद खान ने 1995 मतलब 1995 आईजी पद से इस्तीफा दिया था और 1990 को मुंबई पुलिस में एटीएस का गठन किया। साथ ही ये एक तरीके से शूट आउट टीम को नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था। तो ये बात यहाँ आपको ध्यान रख लेनी है। इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो 81 ईयर्स के थे तब हुई थी। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 1963 बैच के ऑफिसर वो थे। हाँ, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लोगों को याद रख लेनी है। ठीक है, तो हमारी न्यूज़ होती है कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको डेली बताती हूँ, तो वो आपको यहाँ पे जान लेने हैं। चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 14 ऐप इंडस्ट्रियल आरडीएस आरएसडी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है। तो आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है वो भारत और किस देश के बीच सहयोग है। इसका आंसर होगा इजराइल। देखिए, 14F इंडस्ट्रियल आरएसडी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी भारत सरकार और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के बीच सहयोग है। इसका उद्देश्य भारत और इजराइल के बीच संयुक्त औद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने हाल ही में $5.5 मिलियन मूल्य की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा में निदान करने के लिए केंद्रीय निगरानी वाले लॉट नैनो सेंसर एंड नो मोर मॉस एक मच्छर नियंत्रित जैविक समाधान और भारत भर में कृषि और पर्यावरण डेटा को वास्तविक समय में संग्रह करने के लिए लॉट सक्षम उपग्रह संचार शामिल हैं। सो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भारत और इजराइल है उन्होंने $5.5 मिलियन में 3 संयुक्त समाधान अनुसंधान के लिए काफ़ी काम करने के लिए काफ़ी जो इन्होंने डॉलर इकट्ठा किया है, परियोजनाओं की इन्होंने मंजूरी दी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि स्वास्थ्य निदान के लिए है, एक मच्छर को जैविक समाधान के लिए है, भारत में कृषि और पर्यावरण के डेटा को वास्तविक समय में संग्रह करने के लिए। से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, सो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बस थोड़ा खांसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे वीडियो को बार बार पुश करना पड़ता है। हाँ, सो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों में परियोजना उद्घाटन किया है। इसका आंसर होगा मॉरिशस। अगर हम इसे डिटेल्स में जाने तो हमें यहाँ पता चलेगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ में संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों में परियोजना उद्घाटन किया है। उन्होंने सिविल सर्विस कॉलेज और भारतीय संयोग से शुरू किए गए 8 मेगावाट के लिए सोलर पीवी फॉर्म और आधारशिला भी रखी। उन्होंने मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत के मॉरिशस को $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए विस्तार और एक छोटी विकास परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन के समझौता ज्ञापन पे भी हस्ताक्षर किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कितनी अच्छी न्यूज़ है। हमारे देश को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था जितना अब है। बहुत अच्छा लग रहा है जान के। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी न्यूज़ के बारे में। याद रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ओके, चलिए हम लोग जान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि किस भारतीय राज्य ने राज्य को स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
इंग्लिश में भी आपको यही दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल अथॉरिटी की स्थापना करेगी। और साथ ही यहाँ पे आपको बताया गया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश को स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया और मंत्रिमंडल ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का भी निर्णय लिया। सो आप यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे साथ ही नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे जो 4 क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें गाइडलाइंस जारी की है। और इस गाइडलाइंस में जैसे कि इसका आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। देखिए आप इसको डिटेल्स में जान सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी की और इन ग्रामीण दर्शनीय को लिए उद्देश्य ग्रामीण भारत को बदलना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना। यह पंचायती राज मंत्रालय की सेवा मंत्रा। तो इसमें योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय को रूरल मिशन जैसे केंद्रीय प्रयासों को पूरक होंगे, मतलब जो प्रयास हैं वो पूरे होंगे। यहाँ पे ये आपको बताया गया है। तो देखिए जो 5 क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस संस्थान ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसको अगर डिटेल्स में जाना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में अपनी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपोर्ट जारी की है 2021 की। इस रिपोर्ट के अनुसार 1901 में देशों में राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2021 भारत का 5वां सबसे गर्म वर्ष था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 2021 है वो भारत का सबसे गर्म 5वां वर्ष रहा था। इससे यह भी पता चलता है कि देश में पिछले साल चरम मौसम घटनाएं एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण 1750 लोगों की जान चली गई थी और महाराष्ट्र में 350 लोगों के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्य था। तो यहाँ पे देखिए याद रखने वाली बात ये है कि जो 2021 था वो भारत का सबसे 5वां गर्म वर्ष रहा था। इसमें 1750 लोगों की जान गई थी और महाराष्ट्र में 350 लोगों मौत के साथ काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ राज्य था वो। तो आज का करंट अफेयर विद क्वेश्चंस आपका पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर आप ज़रूर कर दिया करिए इसको, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुँचे, वो नॉलेज गेन कर सके, करंट अफेयर जान सकें। और कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में क्लियर कर ले दीजिए। आज के लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो को मैंने बीच में काफ़ी गैप दिया है, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है मेरे को, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप लोग भी बच के रहिए क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा है। सो प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग बच के रहिए, काफ़ी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।